हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग जोऊ टोंग को दिखाने से होती है। वो अपने साथियों के पास आते हुए कहता है कि साओ यानबिंग जिये पर्ल को लेकर घोस्ट टाउन से भाग चुका है। हमारे पास पहले से ही सेमुरा पर्ल है और हमें सिर्फ जिये पर्ल चाहिए। बस वो मिल जाए, उसके बाद तो फिर हम ह्यूमन वर्ल्ड के साथ साथ अंडर वर्ल्ड पर भी राज करेंगे। कुछ टाइम में ही तुम सबको वो मिलेगा जो तुम चाहते हो। तभी पास बेटा टकला कहता है, फिर तुम्हें उसे जाकर अपने हाथों से मार कर आता हूँ। बाकी के मेंबर्स भी साओ यानबिंग को मारने की बात कहते हैं, जिस पर जोऊ टोंग कहता है इसकी जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही किसी को इस काम पर लगा दिया है। तभी सीन शिफ्ट होता है चर्च में, जहाँ एक छोटा बच्चा देखता है कि क्रॉस से यानी कि क्रिस्ट के स्टेचू से ब्लड निकल रहा होता है। देखते देखते ब्लड उसके आसपास भरने लगता है। बच्चा डर के मारे वहाँ से भागना शुरू कर देता है, मगर कुछ ही देर में वो ब्लड उस बच्चे को अपने अंदर समा लेता है। हम देखते हैं कि वो ब्लड तो एक मॉन्स्टर का रूप ले लेता है और इसके साथ ही उस बच्चे की आंखें खुल जाती है। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि होंग लियान होता है। फादर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, तुम पास हो गए इस टेस्ट में। मैं जब भी अपना पावर यूज करता हूँ तब ये बच्चा मेरे पावर को हाईजेक कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि फादर कुछ मंत्रों का उच्चारण करके होंग लियान के बॉडी पर पानी का एक ड्रॉप गिराते हैं। ऐसा करते ही उसकी बॉडी का कर्स गायब हो जाता है और होंग लियान अपने आप को पहले से काफी बेटर फील करता है। फिर फादर पूछते हैं कि अब तुम कैसा फील कर रहे हो। मैं पहले ही बता दूं, तुम हमेशा इविल पावर का यूज नहीं कर सकते हो। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं तुम्हें बार बार बचा नहीं पाऊंगा। जिस पर लियान जवाब देता है कि एक यही तरीका है जिससे मैं उससे बच सकता हूँ। फादर उसको समझाते हुए कहते हैं कि तुम मौत से जितना भागोगे लास्ट में तुम्हें उतना ही पछतावा होगा। अगर तुम अभी भी नहीं रुके तो तुम्हारी आत्मा नर्क में चली जाएगी। जिस पर लियान कहता है, लेकिन मैं यही डिजर्व करता हूँ, मैं एक डेविल हूँ प्रीस्ट के कपड़ों में। फादर उसकी जिद के सामने हार मान जाते हैं और अपना क्रॉस देते हुए कहते हैं कि तुम इसे ले जाओ, ये कुछ टाइम के लिए तुम्हारे डेविल मार्क को गायब कर देगा। देखो मैं तुम्हें रोक देता, मगर अब तुम बड़े हो चुके हो और तुम्हें जिंदा देखना ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। बस ये कहकर फादर वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम कुछ गार्ड्स को देखते हैं जो आम लोगों को जाने से पहले उन्हें पास बनाकर दे रहे होते हैं। यहाँ पर गार्ड्स गार्डियन स्पिरिट को लाइन में देखकर पूछते हैं तुम आगे क्यों जाना चाहते हो? जिस पर वो बताता है कि मैं उन लोगों के बिहाफ पर लाइन में लगा हूँ। हम देखते हैं कि इधर यानबिंग, शियालिंग और जनरल कार्ड्स खेल रहे होते हैं। ये मेरा इक्का, ये मेरा दुक्का। जहाँ जनरल पूछते हैं कि यानबिंग क्या तुम श्योर हो इस बारे में? जिस पर वो कहता है, हो सकता है मुझे अपने पेरेंट्स एंशिएंट बिल्डिंग में मिल जाए, मगर मैंने सोचा नहीं था कि घोस्ट टाउन के पास इतने ज्यादा घटिया सीक्रेट होंगे। हमें यहाँ पर बैठे रहने से अच्छा घोस्ट टाउन में जाकर कुछ पता करना चाहिए। जनरल बताता है कि घोस्ट टाउन में उन्हें बहुत से गार्ड्स का सामना करना पड़ेगा। जिस पर वो बोलता है कि अगर वो सब हमारे रास्ते में आएंगे तो हमें उन्हें खत्म करना पड़ेगा। तभी शियालिंग उसे कार्ड गेम में हरा देती है तो वो कहता है, अरे वाह, तुम तो फाइट करने से अच्छा इस गेम को खेल लेती हो। इधर गार्ड्स साओ यानबिंग, शियालिंग और जनरल का वांटेड पोस्टर देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं क्या हम लोगों को इन्हें एंट्री देनी चाहिए। लेकिन तभी एक बंदा घोस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सभी लोग ये देखकर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी फेंगजा जाकर उस स्पिरिट को एक किक में दूर कर देता है। भाई साहब, उसका किक तो इतना पावरफुल था कि माउंटेन टूटकर चकनाचूर हो जाता है। ये देखकर साओ यानबिंग कहता है, ठीक है अब हमें पैदल ही आगे बढ़ना होगा, मगर इन दो रास्तों में से किस तरफ जाना चाहिए? चलो हम सभी लोग अलग अलग होकर पता लगाते हैं कि कौन सा रास्ता ठीक है। मगर शियालिंग इस बात के लिए तैयार नहीं था। तभी जनरल कहते हैं कि हाँ, ये एक सेफ बेट रहेगा, ऐसा करने पर हम अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाएंगे। तो साओ यानबिंग पूछता है, मेरे साथ कौन कौन चलेगा? मगर सभी मना कर देते हैं। शियालिंग और जनरल एक तरफ जाने लगते हैं और इस वजह से बेचारे फेंग जाओ को साओ यानबिंग के साथ जाना पड़ता है। अब दोस्तों, अगर आपको ये सारी चीजें अगर कुछ समझ में नहीं आ रही ना, तो आपको राक्षसा स्ट्रीट के पहले के सीजन देखने होंगे और उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर देख लो, एकदम मजा आ जाएगा। आगे हम देखते हैं कि जब शियालिंग आगे बढ़ रही थी तब वो बहुत सारे स्टेचू को देखकर डर जाती है और जनरल से वापस चलने को कहती है। लेकिन जैसे ही शियालिंग पीछे मुड़ती है वापस जाने के लिए, वो देखती है कि अब वो रास्ता ही गायब हो चुका है जिससे वो यहाँ पर आए थे।
वहीं दूसरी तरफ फेंग जाओ और साओ यानबिंग मिलकर कुछ दुश्मनों को ठिकाने लगा देते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनकी तरफ तो बहुत सारे घोस्ट बढ़ रहे होते हैं। दोनों ही अपनी पावर का यूज करके सभी घोस्ट को एक एक करके खत्म करना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर में सभी घोस्ट खत्म भी हो जाते हैं। यहाँ पर साओ यानबिंग एक घोस्ट से एग्जिट का रास्ता पूछने जाता है, मगर इससे पहले कि वो कुछ बता पाता उसका राम नाम सत्य हो जाता है। तभी एक बंदा आते हुए कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, वैसे भी उसे कुछ भी नहीं पता था। जिस पर साओ यानबिंग पूछता है, हैं तुम कौन हो? तब वो बंदा बताता है कि मेरा नाम जाओ है और मैं लॉर्ड मू एली से बिलोंग करता हूँ। साओ यानबिंग कहता है, तुम यहाँ पर पहले आए थे, इसका मतलब तुम एग्जिट का रास्ता तुमको पता होगा, है ना? तो जाओ बताता है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, मैं यहाँ सालों से ट्रैप हूँ। मैंने हर कोशिश कर ली यहाँ से निकलने की, मगर उसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ। जो वॉरियर एली है वो एक भयानक सपने से कम नहीं है, तुम वहाँ पर मारे जाओगे। जिस पर फेंग पूछता है, वो सिर्फ घोस्ट है, वो हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे। तो जाओ अपनी आंखों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम मेरी सलाह मानो और जब तक तुझे अपनी पावर का यूज करना ना पड़े तब तक उसका पावर का यूज मत करना, नहीं तो तुम्हारा अंजाम भी मेरी तरह ही होगा। तभी वहाँ पर एक घोस्ट डरा हुआ आता है और अभी वो कुछ बता पाता इससे पहले ही उसकी बॉडी में एक स्वॉर्ड आकर लग जाता है और अचानक से उसे एक चेन अपनी तरफ खींच ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ जनरल आगे बढ़ते रहने का फैसला करता है और कुछ देर आगे चलने के बाद शियालिंग पूछती है, अरे भाई साहब ये एक नदी है या फिर कोई ओशन है? मुझे तो इसका किनारा ही नहीं दिख रहा है। यह सुनकर जनरल सोचते हैं कि पहले तो हमारा रास्ता गायब हो गया और अब हमें आगे का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं है। तभी ओशन में से एक बंदा अपनी बोट लेकर आता है और उन्हें राइड ऑफर करता है। शियालिंग तो काफी डर जाती है, लेकिन तभी जनरल कहते हैं कि हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, अब कोई रास्ता तो मिल नहीं रहा है तो इसी पे बढ़ते हैं। फिर वो दोनों उस बंदे के साथ जाने लगते हैं। शियालिंग पूछती है, मिस्टर आप ऐसी जगह पर बोट क्यों चलाते हो हैं? वो बंदा कहता है, दरअसल क्वीन ने मुझे ऑर्डर दिया है गेस्ट को किनारे तक पहुंचाने का। अगर तुम पानी में बिना बोट के जाओगी तो तुम्हें मॉन्स्टर और बीस्ट मार डालेंगे। वैसे मैडम आपको बता दूं कि पहले ये जगह बीस्ट से ही भरा हुआ था, फिर बीस्ट ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया और इस जगह को हेल बना दिया था, मगर फिर क्वीन ने सबसे पावरफुल बीस्ट को अपने कब्जे में कर लिया और एक नई दुनिया का निर्माण किया। फिर वो बंदा उन्हें किनारे पर उतार कर दरवाजा ओपन करके आगे बढ़ने को कहता है। अभी जनरल कुछ पूछने ही वाला था, मगर इससे पहले ही वो बंदा च्यूं आवड़ा कटाबड़ा गिली गिली छू गायब हो चुका था। शियालिंग दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करती है, मगर उसे दरवाजे का 1 इंच भी ओपन नहीं होता है। तभी जनरल उसे साइड करते हुए कहते हैं, अरे तुम ये मत भूलो कि हम एक आम इंसान नहीं हैं। फिर वो अपने स्पिरिट गार्डियन को समन करते हैं जो एक ही झटके में दरवाजा ओपन कर देता है। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ उस जगह इन्हें एक मार्केट दिखता है और हर तरफ उन्हें मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर दिख रहे थे। तभी जनरल की टक्कर एक इंसान से हो जाती है और वो ये देखकर बहुत हैरान था कि यहाँ पर इंसान भी है। आगे बढ़कर वो सब देखते हैं कि काफी अलग अलग प्रकार के मॉन्स्टर ड्रैगन को यहाँ पर बेचा जा रहा था। तभी जनरल बताते हैं कि इनका यूज फाइट में करवाया जाता है। उसी वक्त शियालिंग भी एक क्यूट सा बेबी मॉन्स्टर को अपने बैग से निकालते हुए कहती है, ये देखो मेरे पास भी एक है, तुम्हारे मिलने से पहले एक भले इंसान ने मुझे यह दिया था। उस मॉन्स्टर को देखकर जनरल उससे पूछते हैं कि तुमने इसका यूज पहले क्यों नहीं किया? तब वो कहती हैं, क्या तुमने अपने सभी आइटम्स का यूज कर लिया है? और इसे देखो तो सही, ये कितना क्यूट है, मैं इसे फाइट में कैसे भेज सकती हूँ? मैं तो इसे अपना पेट बनाकर रखूंगी। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी कुछ बीस्ट वहाँ से गुजरते हैं, जिन्हें देखकर लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, अरे उन्हें देखो, वो तो साइबोर्ग ब्रदर्स हैं। इन्हें बीस्ट रेस में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। अरे भाई साहब क्या बताऊं आपको, इन लोगों ने सभी चैलेंजर्स को हरा दिया है और ये जल्द ही चैंपियन बनने वाले हैं। तभी शियालिंग के पेट में तो चूहे कूदने लगते हैं। तो फिर जनरल डिसाइड करता है कि ठीक है, पहले पेट पूजा होगी, उसके बाद ही एग्जिट गेट को ढूंढा जाएगा। लेकिन तभी उसे याद आता है, अरे यार पैसे तो साओ यानबिंग के पास रहते हैं। और ये सुनकर शियालिंग बेचारी डिसअपॉइंट हो जाती है और उसे समझ आ चुका था कि उसकी मौत अब भूख से ही होने वाली है। कोई मॉन्स्टर उसे नहीं मार पाएगा, भूखे मर मर की मर जाएगी। तभी उनको मैनेजर कहता है, अरे तुम लोग मेरे पीछे चलो,
वो दोनों एक कसिनो में जाते हैं जहाँ कुछ लोग बेट पर पैसे लगा रहे थे, कुछ लोग कार्ड्स खेल रहे थे और कुछ आर्म रेसलिंग कर रहे थे। मैनेजर आर्म रेसलिंग के विनर को चैलेंज करते हुए बोलता है, अगर मैं जीता तो ये सारे पैसे मेरे होंगे। जिस पर वो बंदा कहता है, जीतोगे तब ना। फिर दोनों येड़ी चोटी का जोड़ लगाते हैं। शियालिंग जनरल को याद दिलाती है कि उनके पास ये लास्ट चांस है और तभी फिर जनरल अपने गार्डियन के पावर का यूज करके उस बंदे को हरा देता है। तब वो बंदा कहता है, तुम्हें क्या रूल्स नहीं पता? गार्डियन स्पिरिट को यूज करना अलाउ यहाँ पर नहीं है, इसे चीटिंग माना जाएगा। जनरल कहते हैं, वाह वाह, तुम्हें ये पहले नहीं बताया गया तुमसे। ये सुनकर वो बंदा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इतने में ही एक मास्क पहना हुआ इंसान वहाँ पर आता है जो कहता है कि क्वीन ने फाइट करना बैन कर रखा है। लेकिन तभी वो बंदा कहता है, काई तू होता कौन है हमें ये बताने वाला? ये सुनकर काई अपने मंकी बीस्ट को समन कर देता है और मंकी उसी वक्त लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है और इसी बीच भगदड़ में शियालिंग जनरल से बिछड़ जाती है। अब इधर जनरल मंकी से फाइट करके उन्हें मारना शुरू कर देते हैं और वहीं दूसरी तरफ शियालिंग भागते हुए कहती है, ए राम, मुझे तो इतनी भूख लग रही है कि मैं चल तक नहीं पा रही हूँ। तभी उसे कोई अपनी तरफ खींच लेता है और उसे चुप रहने का इशारा करता है और थोड़ी सी देर बाद हम शियालिंग को डम्पलिंग खाते हुए देखते हैं, जहाँ वो कहती है, तुम्हारा धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए और मुझे खाना खिलाने के लिए। वैसे मेरा नाम शियालिंग है और मैं अपने दोस्तों से अलग हो गई हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? वो बताती है कि मेरा नाम हल्का सा अजीब है, इसलिए तुम मुझे टाइगर बुला सकती हो। हल्का सा अजीब क्या है? नाम है उसका, अजीब ही है ये तो। और मैं भी अपने दोस्तों से अलग हो गई हूँ। वहीं दूसरी तरफ जनरल तो लगभग सभी मंकीज को खत्म कर देते हैं। तभी काई कुछ और बीस्ट को समन कर देता है। अब जनरल उनसे लड़ने के लिए जा ही रहा था कि तभी वो बंदा उन्हें रोकते हुए कहता है कि अब मेरी बारी है। फिर वो ब्लेयरिंग थंडर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। इसी के साथ अब सीन शिफ्ट होता है और हम लोग शियालिंग और टाइगर को उसी कसिनो में देखते हैं। वो लोग देखते हैं कि वो कसिनो तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तभी एक आदमी शियालिंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम ही उस बियर्ड वाले इंसान के साथ थी ना? लेकिन तभी टाइगर उसे उठाकर दूर फेंक देती है। वो इंसान डर के मारे बताने लगता है, अरे मैंने बियर्ड वाले इंसान और येलो हेयर वाले को ड्रम के साथ यहाँ से भागते हुए देखा था। यह सुनकर टाइगर कहती है, इसका मतलब शियालिंग तुम्हारा दोस्त और मेरा दोस्त एक साथ में है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जनरल और वो येलो हेयर टॉयज में बदल गए थे और आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। वो दोनों आगे बढ़ते बढ़ते दुश्मन के हेडक्वार्टर्स तक जा पहुंचते हैं। वहां पर भी दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। इतने में सोल्जर्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब हम इन दोनों को हेडक्वार्टर के अंदर देखते हैं, जहाँ एक टॉय डरते हुए उनके पास आ रहा था, लेकिन तभी उसे कोई अपनी तरफ खींच लेता है और इतने में ही वहाँ एक लड़की अपने बीस्ट कैट पर आते हुए कहती है, तुम दोनों का यहाँ पर स्वागत है। अगर तुम लोग मेरी सेवा यहाँ पर अच्छे से करोगे तो मैं तुम्हें जल्दी मरने दूंगी। इतने में ही ऊपर से एक टॉय गिरता है और उसका मास्क हटते ही हमें पता चलता है कि ये भी एक इंसान है। वो जो लड़की आई थी उसका कैट उस इंसान को मारने वाला था। इतने में ही जनरल बीच में आ जाता है और एक ही पंच में कैट को दूर जाकर फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ हम काई को क्वीन के पास में देखते हैं, जहाँ पर वो क्वीन को बताता है कि वो दोनों मेरे हाथों से निकल गए, मगर मैंने कुछ लोगों को उन दोनों के पीछे भेजा है। जिस पर क्वीन कहती है, आज तो बीस्ट रेस का फाइनल होने वाला है। यांग, तुम मुझे एरिया तक वॉक कराओगे? जिस पर यांग यस क्वीन में जवाब देता है। तभी काई डरते हुए पूछता है, और क्वीन मेरा क्या? क्वीन अपने सिंहासन पर बैठे हुए कहती है, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसके इतना कहते से ही पानी में से एक मॉन्स्टर का टेंटेकल निकलता है जो उसे पानी के अंदर समा लेता है। अब हम टाइगर और शियालिंग को एक जगह पर देखते हैं। तभी उनके ऊपर एक बीस्ट अटैक कर देता है। शियालिंग का गार्डियन उसे उस अटैक से बचा लेता है और देखते ही देखते टाइगर उस बीस्ट को एक बेम्बू बोतल में भर लेती है। सामने एक घर होता है जहाँ हमें एक लड़की को मैजिकल पोशन बनाते हुए देखते हैं। तभी टाइगर उसके पीछे आते हुए पूछती है, तुम क्या कर रही हो? लड़की पूछती है, टाइगर तुम यहाँ पर कैसे? जिस पर वो बताती है, मुझे यहाँ से गए 1 साल से ज्यादा हो गया है, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। ये सुनकर लड़की हैरानी से पूछती है, 1 साल भी हो गया? वैसे ये कौन है? टाइगर बताती है, मैं हाल ही में इससे मिली हूँ, इसका नाम शियालिंग है और ये हमारी गेस्ट है। वो लड़की स्माइल करते हुए कहती है, मुझे पता है तुम्हारा ट्रेजर कहाँ पर है। शियालिंग पूछती है,
कैसा ट्रेजर? तो टाइगर बताती है ये हमारा एंसेस्ट्रल आर्टिफैक्ट है, मगर अफसोस की बात है कि एक एक्सीडेंट में वो खो गया है। उसके पास लाइटनिंग ड्रैगन जितना पावर था, वैसे अभी वो कहाँ पर है? तो इस पर वो लड़की पूछती है कि क्या तुमने बीस्ट एरिना का नाम सुना है? तब शियालिंग हल्का सोचते हुए कहती है हाँ मैंने हाल ही में सुना है, यहाँ पर बीस्ट को आपस में लड़ाया जाता है। तो लड़की कहती है बिल्कुल सही कहा, वहाँ पर क्वीन कैमिला भी होगी, उसे बीस्ट और ट्रेजर को कलेक्ट करना पसंद है। शियालिंग क्या तुम्हारे पास कोई बीस्ट है? तो शियालिंग अपना क्यूट सा बीस्ट निकालने लगती है, मगर उसे गायब देखकर उसे मिनी हार्ट अटैक आ जाता है। तभी वो लड़की कहती है अरे तुम चिंता मत करो इसकी, मैं सबको ढूंढ दूंगी। इसके बाद हम एरिना का सीन देखते हैं, जहाँ पर साइबोर्ग ब्रदर्स सभी मैचेस को जीत रहे थे। इतने में वहाँ पर क्वीन आ जाती है। डियर क्वीन, अगर हम जीते तो आपको रूल्स के हिसाब से वोट देना पड़ेगा। जिस पर क्वीन कहती है लेकिन अगर नहीं जीते तो तुम्हें तुम्हारा स्पिरिट बीस्ट मुझे देना पड़ेगा। तुम बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो यांग, क्यों ना तुम जाकर कुछ मैचेस खेलो। ये सुनकर यांग एरिना में उतर जाता है। ये देखकर सभी लोग यांग को चीयर करने लगते हैं। यांग एरिना में आते ही अपने बीस्ट मिंक को भेजता है, जिस पर ब्रदर कहते हैं कि तुम एक बीस्ट के साथ नहीं लड़ सकते। लेकिन इतने में यांग एक फायर बीस्ट को निकाल देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जनरल की तरफ, जहाँ उनका स्पिरिट गार्डियन अभी भी केट से लड़ रहा होता है। तभी अचानक से केट का फ्लेम चेंज होने लगता है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक वो गार्डियन पर कर देता है। लेकिन तभी गार्डियन अपने असली फॉर्म में आकर उसे डरा देता है और इतने में ही वहाँ पर टाइगर, शियालिंग और टाइगर की दोस्त भी आ जाती है। इतने में ही जनरल और येलो बाल वाला लड़ना शुरू कर देते हैं। केट उनके ऊपर अटैक करने आता है, मगर वो दोनों एक दूसरे में ही उलझ गए थे, जिस वजह से वो भाग ही नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर उतने में गार्डियन स्पिरिट आकर उन्हें बचा लेता है। यहाँ पर शियालिंग तो उन दोनों को साथ में देखकर गलत समझ बैठती है। तब जनरल उसे समझाने लगता है अरे ऐसा कुछ नहीं है। इधर टाइगर की दोस्त रेस्क्यू किए हुए इंसान से पूछती है कि यहाँ पर कोई ट्रेजर हाउस है क्या? वो कहता है कि क्वीन के रूम में ट्रेजर मिल सकता है और वो अभी एरिना में होगी। तुम चाहो तो मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ। तब वो कहती है ठीक है टाइगर, अब हम अलग अलग रास्ते जा सकते हैं। और शियालिंग, मैंने तुम्हारे दोस्तों को ढूंढ लिया है, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ एरिना में चलना पड़ेगा। जिस पर जनरल कहते हैं मैं चलूंगा, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहता। तब वो कहती ठीक है, वहाँ पर तुम्हें रेस में हिस्सा भी लेना होगा, इसीलिए ये लो मेरा बीस्ट। जनरल उस बीस्ट को देखकर हैरान रह जाता है। वो बीस्ट तो शियालिंग के बीस्ट से भी छोटा होता है। तब वो लड़की बताती है कि तुम इसको कमजोर मत समझना, ये रेयर स्पीशीज का होने के साथ ही बहुत ताकतवर भी है। फिर वो शियालिंग को एक बोतल देते हुए कहती है मैंने इसे अपग्रेड कर दिया है, इसे तब यूज करना जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़े। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एरिना पर, जहाँ पर यांग और साइबोर्ग ब्रदर के बीस्ट में तगड़ी फाइट चल रही होती है। साइबोर्ग ब्रदर का बीस्ट यांग के बीस्ट को चेन से बांध देता है और अगले ही पल वो चेन स्नेक में कन्वर्ट होकर उस बीस्ट को काट लेता है। यहाँ पर साइबोर्ग का बीस्ट यांग के बीस्ट को काटते हुए चला जाता है। लेकिन यहाँ पर यांग स्माइल करते हुए कहता है देखो दोस्त, मेरे मिंक पर वेनम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। माय क्वीन, साइबोर्ग ब्रदर सब हार चुके हैं। मुझे तो लगा था कि इनका बीस्ट इम्प्रेसिव होगा, लेकिन तभी क्वीन कहती है नहीं, अभी वो हारे नहीं हैं। और इतने में ही मिंक के पूरी बॉडी में वेनम फैलना शुरू हो जाता है। तभी साइबोर्ग ब्रदर हंसते हुए कहते हैं मेरे बीस्ट के वेनम में फायर ऑफ हेल है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि साइबोर्ग का बीस्ट मिंक को मार गिराता है और ये देखकर सभी लोग उसे चीयर करने लगते हैं। साइबोर्ग ब्रदर कहते हैं क्वीन, हम जीत चुके हैं, अब आपको हमारी विश को पूरा करना पड़ेगा। जिस पर क्वीन स्माइल करते हुए हाँ में जवाब देती है। इतने में ही शियालिंग की एंट्री होती है, जो एरिना में वो आते ही उन्हें चैलेंज कर देती है। ये देखकर क्वीन सोचने लगती है अरे वाह, अब तो बैटल हल्का सा इम्प्रेसिव होने वाला है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम शियांग कुनलुन और वेंग गोंग के बीच में इंटेंस फाइटिंग को देखते हैं। वो दोनों को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। तभी शियांग कुनलुन वेंग गोंग को मारकर पानी में गिरा देता है और कहता है कि तुम इससे बेटर कर सकते हो दोस्त। इतना सुनते ही वो दोनों वापस से फॉर्म में आ जाते हैं। तभी वहाँ पर व्हाइट बाल वाला इंसान आ जाता है और अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वेंग गोंग शियांग कुनलुन से पूछता है कि क्या कल तुम घोस्ट टाउन में जा रहे हो? जिस पर शियांग कुनलुन कहता है हाँ जाना ही पड़ेगा, ऑर्डर जो मिला है। तब वो कहता है लगता है कांस्टेबल तुम्हें हायर करना चाहते हैं।
जिस पर वो बोलता है यह इतना भी सिंपल नहीं है। उन्होंने मुझे बिना बताए डियाओ को साओ यानबिंग को मारने भेज दिया। वे सभी लोग मुझे कमजोर बनाना चाहते हैं। वेंगोंग, तुम जाकर साओ यानबिंग को कैप्चर करने में मदद करो। यह सुनकर वेंगोंग पूछता है क्या मैं कुछ सोल्जर्स को ले जाऊं? जिस पर वो कहता है क्यों, तुम ये खुद के बल पर नहीं कर सकते? ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। साला ईगो हर्ट करता है, अब खुद ही मारूंगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और वापस से एरिना की तरफ आता है, जहाँ सभी लोग शियालिंग के छोटे से बीस्ट को देखकर हंसने लगते हैं। ले टिट्टू पिट्टू चिंजू क्या कर लेगा? तभी शियालिंग टाइगर की दोस्त द्वारा दिए हुए बोतल को खोल देती है और उसमें से एक बड़ा सा बी बीस्ट बाहर निकलता है। और तभी हम देखते हैं कि उस बी बीस्ट को शियालिंग का नन्हा सा बीस्ट कंज्यूम कर लेता है। उसके ऐसा करते ही शियालिंग का बीस्ट, जिसका नाम फैंटम फ्यूरिट है, उसका इवोल्यूशन हो जाता है और वो गुब्बारे की तरफ फूलने लगता है। तभी देखते देखते वो अचानक से फट जाता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। ये देखकर सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं। इधर शियालिंग तो ये सब देखकर दुखी होने लगती है, लेकिन वही दूसरी तरफ क्वीन को फील होता है कि उस नन्हे से बीस्ट में से एक अलग ही एनर्जी निकल रही है। तभी वो एनर्जी एक कुकुन में बदल जाती है। साइबोर्ग ब्रदर का बीस्ट उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन इतने में ही जनरल का बीस्ट कुकुन के चारों तरफ एक कवच बना देता है। जनरल कहते हैं कि जब तक फैंटम फ्यूरिट इवॉल्व नहीं हो जाता तब तक हमें चीटिंग करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाइगर, उसकी दोस्त और वो पीले बाल वाला लड़का जिसका नाम युहान है, वो क्वीन के रूम की तरफ सभी गार्ड्स को मारते हुए बढ़ रहे होते हैं। जहाँ टाइगर की दोस्त कहती है इसे तो सिर्फ पंच मारना और शोर करना ही आता है, लेकिन तभी युहान उसे याद दिलाता है वो यहाँ तक उसी की वजह से पहुँच पाई है, इसलिए ज्यादा होशियार मत बनो। फिर वो लोग एक बहुत बड़े गेट के पास पहुंचते हैं और उसे खोलते ही उस रूम में उन्हें अलग ही प्रकार का कीमती ट्रेजर दिखता है। युहान तो यहाँ पर उन्हें बेचकर अपना कर्ज चुकाने की सोच रहा होता है, लेकिन तभी टाइगर कहती है कि हम कोई चोर नहीं है, हमें वो ट्रेजर ढूंढने में टाइम लगने वाला है। तभी कोई उनके ऊपर नाइफ चलाकर मारता है, मगर युहान टाइम रहते सभी को पकड़ लेता है। इतने में ही वहाँ पर एक खतरनाक बीस्ट आता है, जिसे युहान जैसे ही हिट करता है वो गायब हो जाता है और फिर अचानक से वो बीस्ट युहान को मार गिराता है। तब टाइगर कहती है कि इसके पास मिस्टिकल पावर है, इसीलिए अलर्ट रहो। तभी वो बीस्ट बहुत सारे नाइफ से उनके ऊपर अटैक कर देता है, मगर युहान अपने पावर से सभी नाइफ्स को गिरा देता है और फिर वो उस बीस्ट की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वो बीस्ट अपना बीस्ट बाहर निकालते हुए कहता है कि मेरा बीस्ट बाकियों से अलग है, और इतने में ही टाइगर की दोस्त आगे बढ़ती है उससे फाइट करने के लिए। तभी युहान उससे कहता है कि तुम्हारे पास तो बेस्ट बीस्ट की फौज है, जैसे मास्टर ऑफ सी, हाउंड और मीस्ट भी। लेकिन तभी उस लड़की को याद आता है अरे उसने मीस्ट भी तो शियालिंग को दे दिया है, मास्टर ऑफ सी जनरल को दे दिया है, और अभी हाउंड वो तो खर्राटे मारकर सो रहा है। वो इतना सोच ही रही थी कि बीस्ट उसके ऊपर हमला कर देता है, मगर लड़की की स्पिरिट आकर उसे बचा लेती है। लेकिन ये स्पिरिट है कौन? तो टाइगर बताती है कि जब जू टोंग छोटी थी तब उसका एक्सीडेंट में हाथ चला गया था और तब से उसके पास ये दोनों स्पिरिट हैं। तभी स्पिरिट टोंग से कहता है अरे छोकरी, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम अपने डॉग का यूज करो, कब तक मैं तुम्हारे लिए वॉर करते रहूंगा। तो टोंग बताती है उसका हाउंड ना सो रहा है, प्लीज आप इस मेस को साफ कर दो, उसके बाद आप चले जाना। इधर बातचीत चली रही थी कि इतने में ही वो बीस्ट टोंग को गायब कर देता है और बोलता है कि यहाँ पर ये जो इतने सारे बॉक्स और जार है उसी में से किसी में तुम्हारी टोंग होगी। ओल्ड स्पिरिट को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और तभी बीस्ट सभी चीजों को आसमान में फ्लोट करवाना शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं कि ओल्ड मैन और दूसरा स्पिरिट मिलकर उस बीस्ट को खत्म कर देते हैं और उसे खा जाते हैं। उसके बाद वो सभी टोंग को ढूंढने लगते हैं। एक बड़े बॉक्स में उन्हें टोंग मिल भी जाती है। फिर वो लोग वहाँ से जाने का सोचते हैं, लेकिन तभी टोंग बताती है कि जिसकी तलाश में तुम यहाँ पर आई हो वो इसी बॉक्स में है। यह देखकर टाइगर कहती है कि पूरी कायनात चाहती थी कि मैं थंडर किंग बनूं। वहीं दूसरी तरफ हम एरिना में देखते हैं कि अभी भी दोनों बीस्ट फैंटम फ्यूरिट पर हमला किए जा रहे थे। इतने में ही वो इवॉल्व हो जाता है और एक बड़े से बीस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। शियालिंग तो हैरानी हो जाती है उसको इस रूप में देखकर। इतने में ही फैंटम फ्यूरिट एक बीस्ट को खा भी जाता है और दूसरे को अपने टेंटेकल से मार देता है। शियालिंग उसके इतने भयंकर रूप को देखकर डरते हुए उसे बुलाती है, तो फैंटम फ्यूरिट उसके पास जाकर पूछता है अरे तुम तो बड़ी जानी पहचानी सी लग रही हो। वो बताती है कि वो उसकी मास्टर है,
भुलक्कड़। ये सुनकर फैंटम फ्यूरिट उसके बैग में चला जाता है और बोलता है, देखो जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बुला लेना, बेझिझक बुला लेना। बाद में फिर क्वीन शियालिंग के पास आकर कहती है कि तुम इस फाइट की चैंपियन हो, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। आगे हम देखते हैं कि जनरल और शियालिंग क्वीन के साथ कहीं पर जा रहे होते हैं। उन्हें उसके ऊपर थोड़ा शक भी हो रहा था कि ये हमसे हमारे बीस्ट को मांग क्यों नहीं रही है। लेकिन तभी क्वीन उनसे पूछती है कि क्या तुम्हें थंडर स्टॉर्म वैली के बारे में पता है। तो जनरल इस पर बोलते हैं कि हाँ, पहले यह जगह तहस नहस हुआ करता था। यहाँ पर एक सी डीमन का राज था। फिर स्टॉर्म और थंडर गॉड को उसे कैद करने के लिए भेजा गया। गॉड्स ने उसे मार भी दिया और उनके याद में ही इस जगह का नाम थंडर स्टॉर्म वैली पड़ा और बुद्धा का स्टेचू भी यहाँ पर बनाया गया ताकि इविल स्पिरिट्स को दूर रखा जा सके। मगर फिर कुछ टाइम बाद स्टॉर्म गॉड और थंडर गॉड अलग हो गए और लंबे समय तक उनके बीच महायुद्ध चला। लास्ट में थंडर गॉड ने स्टॉर्म गॉड को हरा दिया, लेकिन फिर गुस्से में आकर स्टॉर्म गॉड ने सी डीमन को वापस से जगा दिया। तभी से सी में हलचल होने लगती है। तभी वहाँ पर साइबोर्ग ब्रदर डरते हुए पूछते हैं, क्वीन तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। इतने में ही वहाँ पर एक नाव आकर रुकती है जिसमें से एक लड़की निकलती है और उसके पीछे सी में हम कुछ टेंटेकल्स को देख पाते हैं। तभी अचानक से वो टेंटेकल उन सभी पर हमला कर देते हैं और साइबोर्ग ब्रदर को खा जाता है। लेकिन वहीं पर शिया लियान और जनरल तो अपने स्पिरिट की मदद से बच जाते हैं। वो लड़की कहती है कि देखो ये जो बीस्ट है ना, ये ह्यूमंस को खाकर सेटिस्फाई नहीं होता है, इसे गार्डियन स्पिरिट चाहिए होता है। इतने में ही बीस्ट उनके गार्डियन स्पिरिट पर हमला कर देता है। तो गार्डियन स्पिरिट उसका सामना करते हुए उस पर अटैक करने लगते हैं, मगर उनके अटैक का कोई भी फर्क उस पर नहीं पड़ रहा होता है। इतने में शिया लियान और जनरल भी टेलिस्मैन और सील का यूज करते हैं उनकी मदद के लिए, मगर इसका भी कोई फायदा नहीं होता है। वो सभी बीस्ट के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। तो इस पर फिर अब जनरल कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी शिया लियान अपने फैंटम फ्यूरिट को समन करती है और उसे ऊपर ले जाने का ऑर्डर देती है। फैंटम फ्यूरिट बीस्ट के हमलों से बचती हुई ऊपर जाने लगती है। इधर क्वीन उस लड़की से कहती है कि वो सभी भाग रहे हैं, जल्दी से उन्हें पकड़ो। तभी वो लड़की बोलती है, देखो वो सभी बहुत कमजोर हैं, मेरे बीस्ट से वो नहीं भाग सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसके बीस्ट का टेंटेकल्स फैंटम फ्यूरिट पर हमला करने लगता है। तो फैंटम फ्यूरिट फिर दौड़ना छोड़कर उस पर अटैक करता है और बोलता है कि मुझे इसे खाना ही पड़ेगा। तभी शिया लियान रोते हुए कहती है, वो तुम्हारे साइज से बहुत बड़ा है, तुम पहले मुझे ऊपर ले चलो। तभी हम देखते हैं कि वो बीस्ट तो उनको खाने वाला था कि तभी उस पर कोई अटैक कर देता है और ये कोई और नहीं बल्कि टाइगर और उसकी टीम होती है। आगे फिर टाइगर कहती है कि यहाँ से बचकर जाने का एक ही रास्ता है, तुम्हें उड़कर ऊपर जाना पड़ेगा। शिया लियान उसके हाथ में थंडर स्टॉर्म ग्लव्स को देखकर पूछती है, ये तुम्हें मिल गया? जिस पर वो हाँ में जवाब देते हुए टेंटेकल्स पर अटैक करके उसे आजाद करवा देती है। टाइगर उनसे लड़ने के लिए रुक जाती है और शिया लियान और जनरल ऊपर जाने लगते हैं। इधर वो लड़की कहती है, अरे वाह, तुमने अपने दोस्तों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो इस पर टाइगर कहती है, ऐसा नहीं है, मैंने उन्हें इसलिए भेजा है ताकि फाइट करते वक्त वो घायल ना हो जाए। यह सुनकर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर अटैक कर देती है। तभी यूहान अपनी एंट्री मारते हुए कहता है, टाइगर ने मुझे अपनी जगह थंडर किंग बना दिया और तुम उसका अपमान कर रही हो। फिर वो अपने थंडर वाइंड के पावर का यूज करते हुए टेंटेकल्स पर हमला कर देता है, मगर उन टेंटेकल्स को कुछ ना होते हुए देखकर फिर टोंग अपने एल को पानी में फेंक देती है। वो एल उस टेंटेकल पर अटैक कर देता है और वो उसकी बॉडी को चीरते हुए बाहर आकर गिरता है। यह देखकर तब उस लड़की को और भी गुस्सा आ जाता है और वो वापस से उनके ऊपर अटैक कर देती है। यहाँ पर यूहान अपना ड्रम बजाने लगता है, धिंग टांग टांग ढिंग टांग टांग ढंग टांग टांग ढंग टांग टांग ढंग 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 ढंग। और जब उसका ढोल बहुत खतरनाक हो जाता है, ढंग 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 ढिंग टांग टांग ढंग टांग टांग, उसमें से थंडर निकलता है जो वाइन गॉड पर अटैक कर देता है। तभी वो लड़की कहती है कि वाइन गॉड तुम्हारे इस छोटे मोटे थंडर से हारने वाला नहीं है। और उसी वक्त वाइन गॉड टाइगर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। टाइगर भी अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज करके आसमान में से थंडर गिरवा देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हम शान नाम के एक लड़के को फ्लूट बजाते हुए देखते हैं। उसके दोस्त कहते हैं कि इसने बहुत दिनों से बात नहीं किया है, जब भी इसके दिमाग में कुछ चलता है ये ऐसे ही बिहेव करता है। फिर उनका साथी कीन से पूछता है कि सू जानटियान किस टाइप का इंसान है। तो इस पर कीन बताता है कि वो शान का राइवल है, जो एक टाइगर की तरह निडर और सी ड्रैगन की तरह शांत है। लेकिन तभी वो लड़की कहती है
कि ये सब पास्ट की बात है, अब वो पहले जैसा नहीं रहा। वहीं इस तरफ टाइगर अपने डिवाइन गार्डियन को समन करती है जो वाइंड गॉड को मार देता है। वो लड़की घायल हो जाती है और पूछती है तुम वॉरियर बॉडी में? टाइगर स्माइल करते हुए कहती है हाँ। तो आगे फिर हम टाइगर और सभी को ऊपर देखते हैं जहाँ जनरल बताते हैं कि टाइगर के पास भी वॉरियर बॉडी है जैसे साओ यानबिंग के पास में है। फिर टाइगर बताती है कि मैं, साओ यानबिंग और हमारा एक और साथी जिन्हें 3 वॉरियर्स के नाम से जाना जाता था, हमने एक दूसरे के साथ फाइट स्टार्ट किया था और इसी बीच मेरा ये आर्टिफैक्ट नीचे गिर गया था और मैंने साओ यानबिंग को बहुत गुस्सा भी दिला दिया था और उस मैच में मैं हार भी गई थी। आगे फिर वो शिया लियान को एग्जिस्ट का रास्ता बताती है। तब वो कहती है कि क्यों ना हम लोग साथ में चले, इससे तुम साओ यानबिंग से मिल भी पाओगी। ठीक है, फिर वो सभी एग्जिस्ट गेट की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें कोई घायल दिखता है जिसे देखकर शिया लियान पूछती है ये तो ली है, अगर ली यहाँ पर घायल है तो फिर साओ यानबिंग कहाँ पर है? तभी पास में बैठा हुआ एक इंसान बताता है कि वो बहुत ही बड़े खतरे में है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम शियांग कुनलुन को घोस्ट टाउन में देखते हैं जहाँ पर सू उसे पूछता है कि एक इंसान यहाँ पर घोस्ट टाउन में क्या कर रहा है। तब शियांग कुनलुन बोलता है कांस्टेबल सू, तुम तो अपना काम बड़े अच्छे से करते हो। तब कांस्टेबल सू शियांग कुनलुन को चेक करने लगते हैं कि कहीं वो कोई वेपन तो अंदर लेकर नहीं जा रहा है। शियांग कुनलुन अपनी बाहें खोलते हुए कहता है मैं इस बार अपने साथ कोई भी वेपन लेकर नहीं आया हूँ। तब वो कहता है कि अगर तुम कोई जासूस या अनजान इंसान होते तो कब के मारे जा चुके होते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं जो सू के एक बार क्लिपिंग करते ही गायब हो जाते हैं। वहीं इस तरफ हम देखते हैं कि यूहान को ली को कैरी करना पड़ता है क्योंकि वो घायल हो गया था। इधर जनरल उस अनजान इंसान जिसका नाम फेंगजा होता है उससे यानबिंग के बारे में पूछता है। तब वो कहता है कि तुम्हारा उसके बारे में ना जानना ही बेटर है, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। तब शियालिंग उसके पास आकर कहती है कि मुझे पता है कि तुम हमें प्रोटेक्ट करना चाहती हो, मगर हम अभी भी अपने दोस्तों को बचाना चाहते हैं, इसीलिए प्लीज तुम हमें बता दो कि वहाँ पर क्या हुआ था। तभी सीन वापस से पास्ट में चला जाता है जहाँ पर यानबिंग देखता है कि एक डीमन बहुत डरा हुआ था और तभी कोई उसे चेन से अपनी तरफ खींच लेता है। वहीं पर कुछ ही दूरी पर हम होंग लियान को देखते हैं जिसके सामने बहुत सारे बीस्ट थे। वो अपनी होली बुक निकालता है और अपने डीमन को समन कर देता है। उसका डीमन कुछ ही पल में सभी डीमंस को ढाम ढिड़ीम कर देता है। इतने में ही होंग लियान को एक बीस्ट खाने वाला था कि तभी यानबिंग उसे बचा लेता है। तभी होंग लियान कहता है अरे तुम तो साओ यानबिंग हो ना, रक्षसा स्ट्रीट से। तो यानबिंग कहता है अरे वाह, तुम मुझे जानते हो। लेकिन ये सुनते ही वो तो साओ यानबिंग पर हमला कर देता है, मगर यानबिंग का गार्डियन उसे बचा लेता है। फिर यानबिंग उससे पूछता है जहाँ तक मुझे याद है वहाँ तक मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं है तुम्हारे से, और ऊपर से मैंने तुम्हारी मदद भी की, फिर भी तुम मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। जिस पर होंग लियान कहता है हाँ देखो तुम सही कह रहे हो, मगर मुझे यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए भेजा गया है। ये कहकर फिर उसका बीस्ट यानबिंग के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। ये लड़ाई काफी घमासान होती है और इतने में ही होंग लियान मायरियाड बर्न अटैक कर देता है। लेकिन इतने में ही जाओ उन दोनों को लड़ने से रोक देता है और कहता है कि पहले अपनी बॉडी की तरफ देखो। वो दोनों देखते हैं कि उनकी बॉडी घायल हो चुकी है। तभी जोउ कहता है कि जब तुम्हारा ये ब्लैक मार्क बढ़ने लगेगा तब इविल स्पिरिट तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगी। ये सुनकर वो सब पूछते हैं कि तुम्हारे पास ब्लैक मार्क क्यों नहीं है। तो इस पर वो कहता है कि मेरा तो ब्लैक मार्क इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो मेरी बॉडी से बाहर आ गया है और फिर उसी इविल ने मेरी आंखों का ये हाल कर दिया। इसीलिए मैं तुम सबसे बोल रहा हूँ कि अपने इविल स्पिरिट को बाहर मत आने देना। लेकिन तभी होंग लियान कहता है कि हम ऐसी सिचुएशन में हैं कि लड़ना हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकता है, इसीलिए मेरा मानना यही है कि हम यहाँ से निकलने के बाद लड़ेंगे। तभी फेंगजा पूछता है कि वैसे वॉरियर स्ट्रीट का क्या हुआ। तभी जोउ बताता है कि एक दर्दनाक वॉर हुआ था एम्परर और रेक्विम जनरल के बीच में, और जब एम्परर मर रहे थे तब उन्होंने इस जगह को कर्स कर दिया, जिस वजह से यहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। मुझे नहीं पता कि इस कर्स को कोई भी स्पेल तोड़ भी सकता है या नहीं। मैंने इस पूरे जगह को देख लिया है, हजारों कोशिश कर लिए हैं, मगर सब बेकार साबित हुआ। जिस पर होंग लियान पूछता है
एक मिनट, तुम्हें ये स्टोरी कैसे पता है? कोई ना कोई तो इस जगह से बाहर जरूर गया होगा, तभी ये स्टोरी लोगों तक पहुंची है। ये सुनकर फिर जोऊ हल्का सा सोचते हुए कहता है, हाँ मुझे कुछ याद आया, अगर हम जमीन के अंदर गड्ढा करते हैं तो शायद कोई रास्ता बन सकता है। अब हम उन सभी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तभी बहुत सारे घोस्ट उनके ऊपर हमला कर देते हैं। तो जोऊ अपने गार्डियन स्पिरिट को समन कर देता है और सभी घोस्ट को फायर से जलाकर राख कर देता है। उसके बाद वो सभी को आगे बढ़ने का इशारा देता है। फिर जब वो आगे जाते हैं तो उन्हें पत्थर पर एक इंस्क्रिप्शन दिखता है। फेंग जाओ उसे डिकोड करके बताता है कि अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें यहाँ पर सभी इविल्स को मारना पड़ेगा। यहाँ पर जोऊ भी अपने इविल से डर रहा था, तभी यानबिंग और बाकी सभी इविल को मारने का प्लान बनाते हैं। लेकिन इतने में ही एक बहुत बड़ा स्केलेटन डीमन उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इसके जवाब में जोऊ और यानबिंग मिलकर उसे मार देते हैं। लेकिन तभी हजारों की संख्या में स्केलेटन डीमन उन पर हमला बोल देते हैं। इसके जवाब में सभी फिर एक एक करके उन्हें मारने लगते हैं। यानबिंग बड़े वाले स्केलेटन को अपनी फुल पावर लगाकर खत्म कर देता है और तभी जोऊ का इविल स्केलेटन के ढेर पर बैठा हुआ बोलता है, अरे वाह, मैं तुमसे इम्प्रेस्ड हुआ। तभी इविल जोऊ से कहता है कि पिछली बार तुम घायल कुत्ते की तरफ भाग गए थे और इस बार अपने साथ हेल्प लेकर आए हो। तो जोऊ गुस्से में कहता है, मैं आज तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। ये कहकर वो उसे मारने के लिए भागता है। ये देखकर फेंग कहता है, ये इतनी चीजी लाइन में ही फंस गया, पागल। दूसरी तरफ जोऊ अपनी स्पिरिट स्किल से हमला कर देता है, मगर इविल को कुछ नहीं होता है और वो उसके ऊपर अटैक बैक कर देता है। दोनों में कॉम्बैट फाइट लंबे टाइम तक चलती है। तभी इविल उसके हाथों पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। लेकिन इतने में ही जोऊ का गार्डियन स्पिरिट पीछे से आकर उसे लैंटर्न में बंद कर देता है। ये देखकर इविल लैंटर्न के अंदर गुस्से में कहता है, तूने मुझे एरोगेंट कहा और यहाँ बंद कर दिया, मगर तू ये भूल गया कि हम दोनों सेम ओरा को शेयर करते हैं। ये कहकर वो अपने बॉडी पर लगा मास्क निकाल लेता है और उसके ऐसा करते ही चारों तरफ रोशनी हो जाती है और कुछ देर बाद यानबिंग, जोऊ और फेंग अपने आप को अकेला पाते हैं। उनके आसपास कोई भी नहीं होता है। लेकिन तभी इतने में ही फेंग इविल पर अटैक करके उसके इल्यूजन को खत्म कर देता है और वो सभी रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। आगे फिर हम देखते हैं कि वो सभी डीमंस को धमाधम खत्म कर देते हैं। तभी होंग लियान अपने सामने इविल को देखकर पूछता है, फाइनली तुम मेरे सामने आ ही गए। जिस पर इविल उसे स्मेल करते हुए कहता है कि तुम्हारे अंदर से तो सीन की स्मेल आ रही है, जरा तुम अपने राइट हैंड को देखो। जोऊ ने तो तुम्हें बताया ही होगा इस डार्क मार्क के बारे में। तुम्हारा इविल भी अब बाहर आने वाला है। हाँ, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता होगी कि इविल एक दूसरे को खाने के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपना इविल मुझे दे दो, मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। मगर होंग लियान इस पर नहीं मानता है। तो ये देखकर इविल उसके ऊपर स्केलेटन डीमन से हमला करवा देता है और फिर वो एक बहुत बड़े हड्डियों के ढांचे में उसे बंद भी कर देता है। मगर होंग लियान को क्या कच्चा पापड़ समझे हो क्या? वो सभी चीजों को तबाह करते हुए बाहर आ जाता है। इधर कुछ ही दूरी पर हम फेंगजा को डीमन से लड़ते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर खून की बारिश शुरू हो जाती है और तभी इस तरफ हमें पता चलता है कि ये खून की बारिश होंग लियान करवा रहा होता है। दरअसल वो हेल की पावर यूज करके इविल को मारने लगता है और इविल भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ यानबिंग और बाकी सब खून की बारिश को देखकर उसका पीछा करते हैं, जहाँ पर उन्हें फेंगजा दिखती है, जिससे वो पूछते हैं, क्या इसके पीछे तुम्हारा हाथ है? जिसके जवाब में वो ऊपर की तरफ इशारा करती है, जहाँ दूसरी तरफ हम होंग लियान को देखते हैं, जिसने इविल को हरा दिया होता है। वो खून के दलदल में फंसा हुआ था। होंग लियान उसके पास आकर पूछता है, क्या तुम आखिरी बार कुछ बोलना चाहते हो? जिस पर वो हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हारा नाम जाने बिना ही मरने वाला हूँ। ये सुनकर होंग लियान अपना नाम बता देता है, लेकिन तभी वो इविल कहता है सभी ह्यूमंस इडियट्स होते हैं। जोऊ भी एक इडियट ही था। वैसे वो लड़की तुम्हारे लिए बहुत मैटर करती थी, है ना? मगर अब तो वो मर चुकी है। तुमने उसे प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? कहीं तुमने ही तो उसके साथ वो सब नहीं किया था? ये सुनकर तो होंग लियान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे पास्ट की मेमोरीज एक एक करके याद आने लगती हैं और इसी के साथ उसका पूरा फेस डार्क रेड हो जाता है। और तभी अचानक से एक आवाज आती है जो कहता है, होंग लियान तुम हार गए। अब सीन शिफ्ट होता है और हम नन्हे होंग लियान को देखते हैं, जो एक बहुत ही भयानक सपने से जागता है। उसके हाथों में खून लगा हुआ था और चारों तरफ लोग मरे हुए पड़े थे। ये देखकर वो काफी डर जाता है।
तभी उसको एक आवाज आती है जो कहता है, ये तुम्हें देखा हुआ लग रहा है ना? हम दोनों ने ही इसे मारा है। मैंने ही तुम्हारे गुस्से को बढ़ाया था। तुमने ही मुझे जिंदा किया है अपने नेगेटिव थॉट से। मैं तुम्हारा इविल थॉट हूँ। सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मैं दूसरे इविल को खा पाया। ये देखकर नन्हा होंग लियान बेचारा काफी परेशान और हैरान हो जाता है। देखते देखते होंग लियान की बॉडी खून से भरे दलदल में धंसने लगती है। उसकी बॉडी इतनी ज्यादा हेवी हो चुकी थी कि वो मुंह तक नहीं कर पा रहा था। तभी इविल कहता है, मैं तुम्हारी बॉडी से सेपरेट होने वाला हूँ, इसीलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। मैं तुम्हारी बॉडी से निकलते ही आजाद हो जाऊंगा और मेरे पास पावर ऑफ अज़ाज़िल भी आ जाएगा। ये कहकर वो जोर जोर से रावण जैसे हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर यान बिंग और बाकी सभी थे, वो जमीन टूटने लगता है और सभी नीचे गिर रहे थे। तभी फेंग अपने स्पिरिट को समन करके उसे बचा लेता है। वो सभी जमीन में नीचे भी एक जगह देखते हैं। फेंग उन्हें बताता है कि ये जगह एम्परर ने बनाया था। उधर देखो वो क्या है। नीचे जाकर देखने पर पता चलता है कि वहाँ पर होंग लियान है। वो कहता है कि जल्दी से केयरफुल हो जाओ, मेरा इविल बाहर आ चुका है। तभी वो इविल वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर जोउ कहता है, ये तो मेरे इविल से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिस पर वो इविल बोलता है, तुम उस पिद्दी से एविल को मेरे से कंपेयर मत करो। हाँ, मैं सभी एविल का किंग बेलमोर हूँ। बेलमोर पर सभी अटैक कर देते हैं, मगर उसे इन अटैक से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बहुत खतरनाक था वो। फिर वो जोउ का गला दबाने लगता है। इतने में ही यान बिंग और फेंगजा उसे बचा लेते हैं। यह देखकर बेलमोर अपने डीमन को समन करता है और जोउ को खाई से नीचे फेंक देता है। ये देख यान बिंग और फेंगजा उससे लड़ने लगते हैं, मगर बेलमोर उनके सभी अटैक को या तो डॉज कर देता था या उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। एक पॉइंट तो ऐसा भी आ जाता है जब फेंगजा और यान बिंग उसे मारने वाले थे, मगर अचानक से उनकी बॉडी मूव करना ही बंद कर देती है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। तभी बेलमोर कहता है, तुमने मेरे ऊपर इतना ज्यादा पावर यूज कर लिया है कि तुम्हारा कर्स मार्क बढ़ चुका है। तुम्हारा भी इविल जल्द ही बाहर आ जाएगा। अब तुम सब नहीं जीत सकते हो। इतने में वो जमीन पर गिर जाते हैं और इविल उनके ऊपर हावी होने लगता है। फिर बेलमोर होंग लियान को मारते हुए कहता है कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो, ये बात याद रखना। वैसे ये कितना अजीब है कि एक प्रीस्ट इविल पावर के भरोसे रह रहा है। वाह, आज तो मैं तुम्हारी मौत का कारण बनूंगा। तभी हम देखते हैं कि होंग लियान का क्रॉस चमक रहा होता है और फिर जैसे ही बेलमोर अटैक करता है वैसे ही वो क्रॉस सामने शील्ड बन जाता है, जिस वजह से इविल उसे नहीं मार पाता है। यह देखकर फिर वो इविल होंग लियान को कैद करने के लिए ले जाने लगता है। तभी यान बिंग और फेंगजा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तो यह देखकर वो उनके ऊपर अटैक करके उनका भी इविल बाहर निकाल देता है और फिर उनको बाहर निकाल कर वो उन इविल्स को ऑर्डर देता है कि इन दोनों को मार डालो। तो यान बिंग और फेंगजा अपने इविल्स को कहते हैं, ए भाई साहब, ओ तुम तो हमारे इविल हो ना, तो तुम्हें तो हमारी बात माननी पड़ेगी। तुम जाकर उस बेलमोर को मार दो। तो इविल्स कहते हैं, हाँ बात तो सही है, और वो इस काम को करने के लिए तैयार भी हो गए थे। ये देखकर बेलमोर उनकी बॉडी से उनका सोल निकाल लेता है और उन्हें ऑर्डर देता है उन दोनों को मारने का। जाओ उन दोनों को मारो। ये देखकर फिर इविल यान बिंग और फेंगजा पर अटैक कर देते हैं और ये दोनों अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर वहां से भाग जाते हैं। मगर इसी बीच यान बिंग खाई से नीचे गिर जाता है, मगर फेंगजा खाई के किनारे लटक जाता है। फिर वो उन इविल से फाइट बैक करना शुरू कर देती है। उसकी बॉडी भी धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर देती है। अब हम बेलमोर को देखते हैं जो एक जगह पर पहुंचता है और कहता है, फाइनली मुझे इस सिटी में किसी पावरफुल एनर्जी ने बुलाया है। फिर वो अंदर जाता है और कहता है, हो ये तो एम्परर का टोम्ब है। तभी उसके अंदर एम्परर की सभी मेमोरीज आने लगती हैं। ये देखकर वो सभी जगहों को तबाह कर देता है और कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी मेमोरीज को मेरे में डालने की? तूने हमारा यूज किया ताकि हम ह्यूमंस को मार दें और तू यहाँ का राजा बन जाए, और उसके बाद तूने हमें यहाँ पर कैद कर दिया ताकि हम तेरे ब्यूरियल साइड की रक्षा कर सके। ओल्ड फूल, अब तेरे जागने का टाइम हो चुका है। ये कहकर उस जगह को वो तहस नहस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम यान बिंग को देखते हैं जो खाई से नीचे गिर रहा था और अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा था। फिर वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करके गार्डियन स्पिरिट को जैसे तैसे समन करता है जो उसे बचा लेता है। तभी अचानक से उसके ऊपर कोई हमला करता है और ये कोई और नहीं बल्कि जोउ होता है। वो कहता है, लगता है हम सबसे नीचे लेवल पर पहुंच चुके हैं, अब हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर वो दोनों वहाँ के इविल पेड़ को आगे से जलाते हैं।
फिर यानबिंग उसे अपने एविल और बेलमोर के बारे में सभी बातें बताता है। उसी वक्त उन्हें वहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन भी दिखता है, जिसे ध्यान से देखने पर पता चलता है कि होंग लियान को बेलमोर सेक्रीफाइस करना चाहता है ताकि वो एम्परर को जिंदा कर सके। दूसरी तरफ बेलमोर ठीक वैसा ही करता है। वो होंग लियान को एम्परर के ग्रेव के अंदर डालते हुए कहता है, तू एक बार जिंदा हो जाए, उसके बाद मैं तुझे अपना नौकर बनाकर रखूंगा। इधर जोउ कहता है, मैं अभी भी होंग लियान को फील कर पा रहा हूँ, इसका मतलब वो अभी भी जिंदा है। लेकिन तभी उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है। ये देखकर यानबिंग बीच में आकर उसे बचा लेता है, मगर वो खुद घायल हो जाता है। हम देखते हैं कि जिसने उनके ऊपर अटैक किया था वो फेंगजा का इविल होता है। अब ये देखकर फिर वो दोनों उन दोनों इविल्स का सामना करने लगते हैं। तभी यानबिंग कहता है कि जोउ, तुम जाकर होंग लियान को बचाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। मगर जोउ इसके लिए तैयार नहीं होता है। तब वो कहता है, अरे ये दोनों मुझे मारने के लिए आए हैं, इसलिए यहाँ से जल्दी निकलो। फिर उसके जाने के बाद इविल कहते हैं, तुम अकेले और हम दो, आज तो तुम गए बेटा। ये सुनकर यानबिंग बोलता है कि किसने कहा मैं अकेला हूँ। ये कहकर वो अपने गार्डियन स्पिरिट को समन कर देता है। वहीं दूसरी तरफ फेंगजा अभी भी यानबिंग के इविल से लड़ रहा होता है। हम देखते हैं कि फेंगजा उसे बराबरी की टक्कर दे रहा था। वो फायर को काटते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब दोनों ही हार नहीं मान रहे थे, तो इसके बाद वो एक और राउंड के लिए तैयार होते हैं। वहीं दूसरी तरफ यानबिंग का गार्डियन भी इविल से लड़ रहा था। जब इविल देखता है कि वो कमजोर पड़ रहा है, तब वो दूसरे इविल के मुंह को खोल देता है। वो देखता है कि दूसरा इविल अपने मुंह से बहुत सारे ब्लेड्स निकालकर उनके ऊपर हमला कर देती है और इतनी तेज चिल्लाती है कि स्पिरिट गार्डियन भी कुछ नहीं कर पाते हैं और बस इसका फायदा उठाकर वो उन्हें कैद कर लेती है। इधर यानबिंग कंटिन्यूसली दूसरे इविल से लड़े जा रहा था। तभी अचानक से इविल उसके शेडो के ऊपर कब्जा कर लेता है, जिस वजह से यानबिंग भी हिल नहीं पाता है। आगे अब फिर इविल उसके गले को दबाना शुरू कर देता है। यानबिंग की आंखें लाल होने लगती हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी भी पल अब मर सकता है। दूसरी तरफ होंग लियान को जिस बैरल में कैद किया गया था, उसमें उसकी आंखें खुलती हैं और होली बुक का पेज अपने आप पलटना शुरू कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम नन्हे होंग लियान को देखते हैं, जिसके पास कुछ बच्चे आकर पूछते हैं, क्या तुमने मेरी वॉच को देखा है? तब वो एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, हाँ वो उस बिल्डिंग में है। ये सुनकर एक बच्चा कहता है, वहाँ पर मत जाना, टीना ने वहाँ जाने से मना किया है। मगर वो बच्चा उसकी बात नहीं सुनता है और अंदर चला जाता है। तभी उसके अंदर से एक आवाज आती है। इधर होंग लियान को बहुत ही भयानक मेमोरीज दिखने लगती हैं। इतने में वहाँ पर टीना आ जाती है और बच्चों को वहाँ से ले जाने लगती है। और तभी वो पीछे मुड़कर देखते हुए सोचती है, मैंने अभी अभी यहाँ पर होंग लियान को देखा। वहीं दूसरी तरफ होंग लियान तो एक लड़के को कहता है, मैंने इस बिल्डिंग के अंदर से आवाज आते हुए सुना था। उस बिल्डिंग के नीचे हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जो प्रीस्ट आर्थुर पर गन चला देते हैं, मगर उनके आसपास शील्ड होने की वजह से उन्हें कुछ नहीं होता है। ये देखकर होंग लियान कहता है, अरे वाह, प्रीस्ट आर्थुर तो कितने कमाल के हैं यार। तभी टीना आकर उसके कान खींचकर वहाँ से उसको ले जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ प्रीस्ट आर्थुर के पास उनका बॉस आकर कहता है, मैंने सुना है तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम अपने मोनेस्ट्री में बहुत से अनाथ बच्चों को रखते हो। तब आर्थुर कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? जिस पर बॉस बोलता है, मैं मोनेस्ट्री में वो देखने आया हूँ जो सालों से यहाँ पर लॉक्ड है। अब हम देखते हैं कि बहुत ही तेज बारिश हो रहा था और इस बारिश में किसी ने एक बच्चे को कूड़े में रख दिया था। वो बच्चा भूंगड़े पाड़ रहा था जोर जोर से। तभी वहाँ पर टीना आती है जो उस बच्चे को उठा लेती है और ये बच्चा होंग की तरह ही दिख रहा था। प्रेजेंट में आर्थुर टीना से कहता है कि वो गुंडे बच्चों को सही से नहीं रहने देंगे, इसलिए बच्चों पर अच्छे से नजर रखो। और मैंने सुना है कि आज होंग ने बच्चों को उस बिल्डिंग में भेज दिया था। यह सुनकर टीना कहती है कि मैं उसके ऊपर नजर रखूंगी, वो वापस से ऐसी शैतानी नहीं करेगा। आर्थुर हंसते हुए कहता है, टाइम कितनी जल्दी बीत गया। जब तुम 11 साल की थी तब उन्हें होंग लियान कूड़े के ढेर में मिला था। जिस पर टीना कहती है, मास्टर मैं होंग के लिए काफी चिंतित हूँ, वो हमेशा शैतानी करते रहता है। अगर ऐसा ही होते रहा तो उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। आर्थुर बोलते हैं, मैं भी इसी बात को लेकर चिंता में हूँ। अगर वो ऐसे ही अकेला रहता रहा तो जल्द ही डीमन उसे पजेस कर सकता है। टीना कहती, आप चिंता मत करिए, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जिस पर आर्थुर बोलते हैं, तुम सब गॉड्स के बच्चे हो, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता।
अब हम उधर होंग को मेस में देखते हैं जहां वो खाना लेकर जा रहा था। तभी आज सुबह वाले बच्चे उसे बुली करने लगते हैं। ये देखकर होंग उसे पंच कर देता है। तो फिर बाकी बच्चे मिलकर होंग को मारने लगते हैं। तभी टीना आकर उन बच्चों का कान खींचकर उनको दूर कर देती है और वो कहती है, होंग, इसमें तुम्हारी भी गलती है। तुमने इन्हें उस बिल्डिंग में नहीं भेजना चाहिए था। ये सुनकर होंग दूर भागने लगता है और कहता है, अगर आप मेरे से इतना परेशान हो चुके हैं तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। जिस पर टीना बोलती है कि अगर तुम्हारा बिहेवियर ऐसा ही रहा तो गॉड भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। तो होंग चिल्लाते हुए बोलता है, गॉड होते ही नहीं है। अगर असली में गॉड होते ना तो मुझे कूड़े में क्यों फेंक दिया गया था। ये कहकर वो वहाँ से भागने लगता है तो टीना भी उसके पीछे भागती है। तभी एक इंसान विंडो खोलता है और विंडो का दरवाजा सीधा होंग पर गिरने वाला था, मगर तभी टीना बीच में आकर उसे बचा लेती है और वो खुद घायल हो जाती है। ये देखकर होंग बड़ा हैरान रह जाता है। तब टीना कहती है, मैंने बताया था ना, तुम्हें फेंका नहीं गया था बल्कि मेरे लिए तुम्हें वहां पर छोड़ा गया था। आगे हम टीना को देखते हैं जहां आर्थर बताते हैं कि सब कुछ ठीक है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। यह सुनकर होंग वहां से शर्म के मारे भाग जाता है और अब हम देखते हैं कि होंग इस हादसे के बाद काफी सुधर जाता है। वो उस बच्चे की वॉच उसे ढूंढ कर दे देता है। जिस लड़की का डॉल खराब किया था उसे सिल कर दे देता है। बच्चों को डॉग्स से बचाता है। गॉड के सामने प्रे भी करता है। कुछ हफ्तों के बाद टीना को होश आ जाता है जहाँ डॉक्टर उसे आराम करने को कहते हैं। ये सुनकर होंग वहाँ से चला जाता है। टीना भी उसे नोटिस कर लेती है कि वो उसका ख्याल रखने के लिए बार बार आता है। टीना होंग के पास जाकर अचानक से उसे डरा देती है। तब वो कहता है कि आपको डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, आप इसे उछल कूद मत करो। टीना कहती है, मुझे माफ कर दो। और फिर टीना उसे रोकते हुए कहती है, तुम्हें यहाँ मैं लेकर आई थी, इसलिए तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। यह सुनकर तो होंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपनी दिल की सभी बातें पूरा अपना दिल खोलकर टीना को बता देता है। फिर देखते ही देखते ऐसे क्रिसमस आ जाता है और आर्थर टीना से कहते हैं कि अब होंग पहले से ज्यादा खुश लग रहा है। जिस पर वो हाँ में जवाब देती है कि हाँ, आपने सही कहा। इधर होंग के पास उसका दोस्त आकर पूछता है, आज तुम टीना को क्या गिफ्ट देने वाले हो? होंग कहता है, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है। फिर वो सोचने लगता है कि मुझे टीना को क्या देना चाहिए। अब हम उसे एक शॉप के बाहर देखते हैं जहाँ वो एक ड्रेस को घूरे जा रहा था। तभी वहाँ का बॉस आता है जो पूछता है, क्या तुम इस ड्रेस को किसी लड़की के लिए लेना चाहते हो? तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तब होंग उसे 3 कॉइंस दिखाता है। तो बॉस हंसते हुए कहता है, इससे कुछ नहीं होगा। क्या तुम मोनेस्ट्री से हो? वहाँ पर मैं प्रीस्ट आर्थर को जानता हूँ। फिर वो एक जगह जाते हैं जहाँ बॉस कहता है कि मैं तुम्हें वो ड्रेस दिलवा दूंगा, तुम्हें बस प्रीस्ट आर्थर को यहाँ पर लाना होगा। वो क्या है ना, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। यह सुनकर होंग मान जाता है और उस ड्रेस को लेकर अपने रूम में रख देता है और सोच रहा था, क्या मुझे आर्थर को सच बता देना चाहिए? तभी उसकी टक्कर टीना से हो जाती है। टीना उसे चिंता ना करने को कहती है और आज रात के लिए प्रिपेयर होने को बोलती है। आगे हम देखते हैं कि होंग आर्थर को लेकर उसी शॉप में पहुंच जाता है और कहता है कि आपका दोस्त यहीं पर है। तभी उसे कोई अंदर की तरफ खींच लेता है। आर्थर अंदर जाकर देखता है कि बहुत सारे गुंडे गन लेकर वहाँ पर बैठे थे। वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक धमाका होता है। हम देखते हैं कि बॉस की आंखें डीमंस की तरह बदल जाती हैं और वो अपने गुंडों को आर्थर को पकड़कर लाने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्थर होंग को उठाकर वहाँ से भाग रहे थे। होंग अपने आप पर गुस्सा कर रहा था कि मैं एक इविल की बातों में कैसे पड़ गया। वो गॉड से सभी को सेफ रखने का प्रे करता है और जब वो मोनेस्ट्री जाता है तब वो बाहर बच्चों की लाशें देखकर एकदम हैरान रह जाता है। उसके आंसू तो थे कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो अपने आप को संभालते हुए टीना को ढूंढने के लिए भागता है। वो देखता है कि टीना कुछ बच्चों को बचाने के लिए सामने खड़ी हो जाती है और तभी वो गुंडे उसके ऊपर गन चला देते हैं और इस वजह से टीना वहीं पर धड़ाम करके गिर जाती है। होंग यहाँ पर रोते हुए कहता है कि तुम नहीं मर सकती, तुमने वादा किया था तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। जिस पर वो कहती है, होंग, कोई भी अमर नहीं होता है ना बच्चे, मगर मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। यह सुनकर होंग रोते हुए गॉड से टीना को बचाने को कहता है कि प्लीज उसको बचा लो। हम देखते हैं कि गॉड के आंखों से भी ब्लड गिर रहा होता है। इधर बॉस कहता है कि मेरे प्यारे बच्चे होंग,
तेरी वजह से ही हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। देख बच्चे, मैं तेरी फ्रेंड को जिंदा कर दूंगा, बस तुझे यहाँ पर लोक इविल को ढूंढना होगा। तभी वहाँ पर आर्थर आकर उसे बचा लेते हैं। होंग को उसी बिल्डिंग से एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, बच्चे तुम्हें पता है मैं कहाँ पर हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ। यहाँ पर बॉस इविल को स्मेल करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। होंग टीना के बारे में सोचते हुए बस भागते जाता है। वो इविल के पास पहुँच जाता है जो उससे कहता है, बच्चे मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ। तुमने अभी अभी किसी अपने को खोया है, लेकिन देखो तुम्हारे गॉड उसे बचाने के लिए क्यों नहीं आए। मैं भी पहले एक एंजल हुआ करता था, मेरा नाम अजाजिल है। देखो तुम खुद भी इस सच को देख सकते हो कि गॉड कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए प्लीज मुझे तुम्हारी मदद करने दो। अभी तो तुम्हारा गार्डियन स्पिरिट भी बहुत कमजोर है। मैं यहाँ पर कैद रहकर भी तुम्हें अपनी पावर को दे सकता हूँ, बस मुझे तो इसके बदले में तुम्हारा स्माइल चाहिए। तुम ऐसे चुप चुप मत रहो, मैं किसी को बिना स्माइल के नहीं देख पाता। तब होंग कहता है कि अब ये स्माइल मेरे लिए यूजलेस हो चुका है, तो मुझे अपना पावर दो। फिर वो बॉस के सभी आदमियों को मार देता है और बाहर आते वक्त वो आर्थर से कहता है, मैं आपके पीछे उस चीज को देख सकता हूँ, उसके पास खूबसूरत विंग्स हैं। मेरे पास भी अब पावर है, मगर क्या फायदा, मैं किसी को बचा ही नहीं पाया। तभी कुछ बच्चे होंग पर पत्थर फेंकते हुए कहते हैं, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आर्थर होंग को रोकर कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बच्चे। तब वो बोलता है, जब मैंने आपके पावरफुल गार्डियन स्पिरिट को देखा था तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। अगर आप उन सभी गुंडों को पहले ही मार देते तो आज टीना और बाकी सब जिंदा होते। तब वो कहते हैं कि एंजल की पावर ह्यूमैनिटी की रक्षा करने के लिए होती है। मैं डीमन को सप्रेस्ड करता हूँ। जिस पर होंग कहता, तो ठीक है फिर आप इविल स्पिरिट को इविल से फाइट करने दो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तब आर्थर उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस पर होंग पूछता है कि क्या आप मुझे मारने वाले हो। आप चिंता मत करो, मैं आगे जाकर एक प्रीस्ट ही बनूंगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। होंग आगे जाकर अंडरग्राउंड प्रीस्ट बन जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फेंगजा अभी भी इविल से फाइट कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ यान मिंग भी उन दोनों इविल से डील कर रहा था। उसकी शेडो को इविल ने पजेस कर लिया था, जिस वजह से वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। मगर वो अपने इनर स्पिरिट्स का यूज करके एक इविल के सर को धड़ से अलग कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेंगजा इविल को हराकर बेलमोर के पास पहुंच जाता है, जहां वो पूछता है कि प्रीस्ट कहाँ पर है। तब वो कहता है कि मुझे क्या पता। ये सुनकर वो उसके डीमन से लड़ने लगती है और इसका फायदा उठाकर जोऊ अंदर जाने की कोशिश करता है। अंदर पहुंचने के बाद वो होंग को ढूंढने लगता है और फिर वो देखते हैं कि एक जगह से होंग की एनर्जी आ रही है। ये देखकर वो उस जगह हमला करता है और फिर वो अपने स्पिरिट की मदद से उसके चेम्बर को बाहर लाते हुए कहता है कि तुमने मेरे इविल को मारा था और अगर अब मैं तुम्हें बचा लूं तो तुम्हारा कर्ज खत्म हो जाएगा। तभी उसके ऊपर एक अजीब सा डीमन हमला कर देता है और वो वापस से होंग को चेम्बर के नीचे ले जाता है। वो डीमन जोऊ को अपने टेंटेकल से बांध देता है, जिस वजह से जोऊ का सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगती है। तो फिर वो अपने दोस्तों को याद करते हुए सोचता है कि उनके साथ बस एक कप ड्रिंक पीना है। ये सही नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। ये कहकर वो अपने पूरे पावर को बाहर निकालता है। वहीं दूसरी तरफ फेंगजा के पास जोऊ का स्पिरिट आकर एक ब्रिक देता है, जिसके ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शन किया गया था। इधर जब बेलमोर अंदर जाता है तब वो देखता है कि एम्परर जिंदा हो चुका है और उसके हाथ में जोऊ की डेड बॉडी होती है। फिर वो एम्परर को झुकने को कहता है। ये सुनकर एम्परर झुक जाता है। तभी बेलमोर के ऊपर फेंगजा अटैक कर देता है, मगर वो दूर जाकर गिरता है। आगे बेलमोर कहता है कि अब मुझे इस होंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अब मुझे इसका क्या करना चाहिए। अंदर से होंग उस चेम्बर को तोड़ने की कोशिश करे जा रहा था और कहता है ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। तभी अचानक से उसको सामने रास्ता दिखता है, जहाँ से उसे टीना की आवाज आती है। यह सुनकर वो उस तरफ जाने लगता है। उसे सामने एक जंजीरों में कैद रोशनी दिखता है। उसे जैसे ही होंग टच करता है वो टूट जाता है और तभी उसके सामने टीना आ जाती है और कहती है तुमने नोटिस नहीं किया, मैं पूरे टाइम यहीं पर थी। फिर वो उसके क्रॉस को टच करती है और ऐसा करते ही क्रॉस गोल्डन बन जाता है और एक तेज रोशनी चमकती है, जिससे बेलमोर की आंखें बंद होने लगती हैं। होंग उस चैम्बर से निकलते हुए कहता है कि ये एक एंजल है, इसका नाम टीना है। तब बेलमोर पूछता है यहाँ क्या चल रहा है, जिस पर होंग कहता है देखो तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है,
आज तुम्हारा अंत तय है। ये कहकर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और फिर होंग और टीना मिलकर उसके ऊपर भारी पड़ने लग जाते हैं। वो दोनों उसको चेन से बांध देते हैं और उसके बाद होंग नीडल्स की बारिश उसके ऊपर करवा देता है। वहीं दूसरी तरफ फेंगजा अभी भी उस डीमन से लड़ रहा था। वो कितनी भी बार उसको काट दे वो वापस से रीजनरेट हो जाता था। ये देखकर उसका खोपड़ा खराब होने लगता है। वहीं इधर बेलमोर होंग के ऊपर ब्लड से हमला कर देता है, मगर तभी वो शील्ड बनाकर बच जाता है। तो इस पर फिर बेलमोर कहता है कि तुम कब तक बचोगे, मेरे पास बहुत सारे डीमन हैं। आज तो मैं भी देखता हूँ कि तू जिंदा वापस कैसे जाता है। लेकिन तभी टीना का एंजल उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से बेलमोर वहीं पर कमजोर पड़ने लगता है। तभी अचानक से बेलमोर अपने पूरे पावर से टीना के ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि उसकी पावर इतनी थी कि वो होंग और टीना के एंजल को खाई से नीचे गिरा देता है। टीना बहुत कोशिश करती है वापस से ऊपर जाने की, मगर हर बार बेलमोर उसे नाकाम कर देता है और फिर वो और होंग साथ में नीचे गिरने लगते हैं और टीना तभी गायब हो जाती है। होंग सोचता है कि टीना हमेशा से मेरे साथ ही थी, बस मैं ही इस बात को समझ नहीं पाया। टीना, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब सीन शिफ्ट होता है और यानबिंग बेलमोर के पास पहुंच जाता है और कहता है, देखो अगर तुम हमें यहाँ पर मार भी दो तो तुम यहाँ से कभी भी बाहर नहीं जा पाओगे। ये सुनकर बेलमोर कुछ समझ नहीं पाता है। तब फेंगजा कहता है कि जोउ ने अपनी स्पिरिट से कहा था कि वो मरने से पहले हमें एक ब्रिक दे दे और उस ब्रिक में लिखा था कि तुम्हारे यहाँ कैद होने का कारण कोई और नहीं बल्कि एम्परर है। यह सुनकर बेलमोर कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, एम्परर तो मर चुका है और अब तो वो मेरा पपेट भी है। जिस पर फेंगजा बोलता है, भले ही वो मर चुका है मगर वो किसी और फॉर्म में जिंदा है, उसका सोल अभी भी हायर स्टेट पर है। दूसरी तरफ हम होंग के गार्डियन स्पिरिट को देखते हैं जो बेलमोर के सोल की तरफ बढ़ रहा था और इस बात का एहसास होते ही वो उसे रोकने के लिए बढ़ता है, मगर यानबिंग, फेंगजा और होंग अपनी पूरी कोशिश करते हैं उसे रोकने की। वो सभी एक के बाद एक उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इधर गार्डियन स्पिरिट्स मिलकर एम्परर को खाई में नीचे फेंक देते हैं और कहते हैं, जाओ नरक में साले। इधर होंग का स्पिरिट उस जगह को तबाह किए जा रहा था और बेलमोर अपनी पूरी ताकत लगा देता है वहां तक पहुंचने के लिए, मगर सभी मिलकर इसके ऊपर एक के बाद एक अटैक किए जा रहे थे, जिस वजह से उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है और वो मरने की कगार पर था। तभी वो पूछता है, होंग क्या तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो? जिस पर वो कहता है, अरे नहीं, तुम तो ठीक मेरी तरह हो, रूथलेस, एरोगेंट और गुस्से से भरे हुए हैं। अगर मेरे साथ ये सभी मेरे दोस्त नहीं होते तो मैं तो कब का मर चुका होता और मैं तुम्हें हरा भी नहीं पाता। तब बेलमोर पीछे मुड़ते हुए कहता है, ही रे हारे, तुम्हें अपनी लिमिट पता है, चलो अब इन सभी का दी एंड करो। जिस पर होंग कहता है, तुम्हारे इसी साइड ने मुझे प्रोटेक्ट किया था, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये सुनते से बेलमोर उसे टच कर देता है और ऐसा करते ही होंग के पास अजाजिल की पावर वापस आ जाती है, मगर इस बार ये पावर उसे अफेक्ट नहीं करती है। तभी बहुत सारे रॉक्स हवा में उड़ने लगते हैं और वो मिलकर एक एग्जिस्ट गेट बना देते हैं। यानबिंग अपने कंधे पर जोउ को ले जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से तो नहीं ले जा पाया, मगर तुम्हारी बॉडी इस नर्क को जरूर पार करेगी। ये कहकर फिर वो बाहर आ जाते हैं और एक जगह पर उसका ग्रेव बना देते हैं। फिर वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। तब यानबिंग पूछता है कि अब हम बाहर आ गए हैं, क्या फाइट कंटिन्यू करें? जिस पर होंग कहता है, मेरा तो कोई इरादा नहीं है तुमसे लड़ाई करने का। ये सुनकर यानबिंग कहता है, तो ठीक है फिर चलो साथ में यहाँ से निकलते हैं। वो सभी देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की गेम खेल रही थी और उन्हें रुकने को कहती है, मगर ये सभी ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ जाते हैं और फिर गेम के एंड होते ही वो कहती है, मैंने तुम्हें रुकने को कहा था, तुम यानबिंग ही हो ना? तभी अचानक से उस लड़की का गार्डियन स्पिरिट यानबिंग के ऊपर अटैक कर देता है। तभी होंग भागते हुए आकर शील्ड बनाता है, मगर वो स्पिरिट उस शील्ड को तोड़ते हुए होंग को भी घायल कर देता है। इस लड़की का नाम डियाओ है और इसे यहाँ पर यानबिंग को मारने के लिए भेजा गया है। यानबिंग को अचानक से याद आता है कि उसने तो इसके बारे में सुना है। ये लड़की अपने गार्डियन स्पिरिट की वजह से जाने जाती है और इसके डिवाइन ग्लेव वेपन के हाथों तो हजारों घोस्ट मारे जा चुके हैं और इसका स्पिरिट डेड हो चुका है। तभी उसका स्पिरिट फेंगजा को उठाकर पटक देता है। तब यानबिंग सोचता है, अरे यार, अभी अभी तो हम हेल से निकलकर बाहर आए ही थे और अभी दूसरी लड़ाई करनी पड़ेगी। अभी होंग भी काफी घायल हो चुका था। डियाओ उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देती है। यानबिंग उसके सभी अटैक्स को डॉज
अप्रोच करते हुए जाता है और सोचता है अरे ये औरत तो बिल्कुल चुड़ैल है साली, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये तो। तभी डियाओ उसे अपने पास खींचते हुए कहती है, वो क्या कहती है वो हमको पता नहीं चलता है। ये देखकर फेंगजा सोचता है ये क्या बात कर रहे हैं। इधर डियाओ बोलती है चलो अब तुम डिसाइड करो, तुम्हें हमारे साथ चलना है या फिर नहीं, या फिर मैं तुम्हारे दोस्तों को मार दूं। ये सुनकर वो फेंगजा के पास आ जाता है और रॉक पेपर सीजर के बहाने उसके पेट में मारकर उसको गिरा देता है और कहता है ये मेरा फाइट है, इसीलिए तुम बीच में मत आओ और इस बारे में किसी को भी बताना मत और ना ही मुझे ढूंढते हुए आना, नहीं तो तुम मारे जाओगे। बाद में तुम मुझसे रक्षसा स्ट्रीट पर मिलना और अगर मैं नहीं आया तो शियालिन को मेरा बिजनेस संभालने को कहना। और तभी फेंगजा की आंखें बंद हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ डियाओ फेंग को वेंगोंग के पास लेकर जाती है, जहां पर वेंगोंग बहुत सारे सोल्जर्स के साथ यान बिंग का ही इंतजार कर रहा था। अब यहाँ पर वेंगोंग यान बिंग को उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन तभी यान बिंग अपने स्पिरिट्स को समन करते हुए कहता है कि ये तो बैटल से ही डिसाइड होगा। ये बोलकर वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। धुंग टांग 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 ढिंग टांग टांग ढिंग। और ये जो भी है अभी खत्म होता है, इसके आगे का हम अगले एपिसोड सीजन में देखेंगे।